Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. और हमने आपको कल पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन में हमने आपको बताया था रिडक्शन मेथड से। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्लेमेंसन यूज किया था, उल्फ किस्नर यूज किया था, ठीक है। उसका अलावा NaBH4 यूज किया था, LiLH4 यूज किया था हमने, TSH यूज किया था, सबका फंक्शन हमने देखा था। फिर हमने कैटलिस्ट निकेल प्लेटिनम और प्लेटिनम पे हाइड्रोजिनेशन करवाया था, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने देखा था, ठीक है। रिडक्शन जिंक और H+ के प्रेजेंस में हमने रिडक्शन देखा था। उसके बाद हमने रेड फास्फोरस HI में हमने रिडक्शन देखा था। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा हमने रिडक्शन देखा। तो एल्काइन से हेलाइट से, इन सब से हम क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको उर्ज रिएक्शन भी सिखाया था, RX, एक एल्काइल हेलाइट से RR कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने नेक्स्ट सिखाया था आपको कोरे हाउस सिंथेसिस, जिसमें कि उसमें लिथियम है, कॉपर है और RX है। उसमें कैसे 5 मेंबर को भी बना सकते हैं, लेकिन उर्ज में 5 मेंबर नहीं बनता, उसमें मिक्सचर बन जाता है। तो उर्ज में क्या बनता है, कोरे हाउस में क्या बनता है, रेड फास्फोरस का क्या फंक्शन है, LiBH4 का क्या फंक्शन है, NaBH4 का फंक्शन क्या है, TSH का फंक्शन क्या है, रेड फास्फोरस और HI का फंक्शन क्या है, जिंक कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं निकेल प्लेटिनम, उसको जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसमें हीट कितना निकलता है, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होता है, कम होता है, उसके बारे में सारे चीज़ें एक प्रॉपर नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा 2 हमें बच गया था एल्केन बनाने का तरीका। तो मैंने 2 तरीके आज बोला था सिखाने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो उसमें से पहला तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से क्लियर हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। जहां पर लिखे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑर्गेनिक का एक टर्म है, हाइड्रोजिनेशन मतलब H+ से रिएक्शन, H+ ऐड करना, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर ऐड करना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन तो रिमूवल ऑफ CO2। तो हम यहाँ पर जो एल्काइल हेलाइड से देखे, एल्केन से देखे, अब कार्बोक्सिलिक से देखेंगे कि एक कार्बोक्सिलिक से कैसे एल्केन बनाया जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक से जो एल्केन बनाया जाएगा वो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से बनाया जाता है, या उसको कार्बोक्सिलेशन से करके लेके आना, रिडक्शन करके आना पड़ेगा। रिडक्शन में एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन। तो 4 स्टेप में तुम करोगे रिडक्शन, तब जाके एल्केन बनता है। लेकिन हमें एक ही स्टेप में चाहिए रिएक्शन। तो उसके लिए हमें कार्बोक्सिलिक से, ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक से केवल यही एक प्रोसेस है बनाने का एल्केन, कार्बोक्सिलिक से और भी तरीके हैं बनाने का एल्केन, लेकिन हमें एक ही स्टेप में चाहिए। तो वहां हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो ध्यान सब सुनना इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म के पहले रिएक्शन कैसे होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म से इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रिएक्शन हम कैसे करवाएं, ठीक है। कहीं पर मैकेनिज्म ज्यादा भारी पड़ जाता है तो कहीं डायरेक्ट रिएक्शन भारी पड़ जाता है। तो यहाँ रिएक्शन ज्यादा भारी पड़ेगा कि रिएक्शन हम कैसे करवाएं। एक स्टेप में हमें दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोरे हाउस सिंथेसिस में पहला एक स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनता है, वो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। उर्ज में डायरेक्ट क्या बनता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको कंटिन्यू याद होना चाहिए। उसके बाद हम मैकेनिज्म की बारी आती है। जहां नेम रिएक्शन है वहां मैकेनिज्म चलता है, लेकिन यहाँ पर पहले एक स्टेप में आउटपुट प्रोडक्ट याद होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं आज अभी डीकार्बोक्सिलेशन, बरोबर है। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक हम पढ़ रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 को बाहर निकालना, उसी को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसका रीजन ये है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो NaOH सोडा और ये लाइम है, इसीलिए हम इसको सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यानी इनके हेल्प से CO2 को बाहर निकाला जाता है, ठीक है।
तो पहले हम रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने के पहले इसका प्रोडक्ट देखेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया है RCOH, हमने NaOH से रिएक्शन करवाया। अब ये H हट जाएगा क्योंकि एसिडिक H है ना, और उसके जगह पे सोडियम लग जाएगा क्योंकि RC डबल बॉन्ड O और OH, तो ये H जो है ब्रेक हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ये जो H जो बाहर जाएगा इस Na+ और ये OH-, ये दोनों मिल जाएंगे H+ और OH-, और ये सोडियम इसके साथ चिपक जाएगा, ये बन जाएगा। इसको हम सोडियम मतलब एसीटेट बोलते हैं। अब यहां पर जो भी हो, ठीक है, तो एसीटेट बोलेंगे इसको। मिथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ब्यूटेनोएट। यहां पर हम OH लिख देते हैं, सोडियम, यहाँ पर R लिखा हुआ है। चलो इसका नाम हम आगे लिखते हैं क्योंकि यहाँ R लिखा है, जहां नाम लिखा हुआ वहां हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बना। अब इसके अंदर हम लाइम डाल देते हैं, सोडा लाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बन के, और यहाँ से RH बनता है। ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला चीज तो इसमें ये हुआ, हम एग्जांपल देखते हैं। पहला चीज तो इसमें ये हुआ कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो अगर मान लो कार्बोक्सिलिक है, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर पढ़ेंगे हम जब आगे, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन भी करवाना है। तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अगर कार्बोक्सिलेशन है और NaOH है और CaO है और हीटिंग है, तो इसको देख के आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि हमें डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। यही आपका लर्निंग फेज हो जाएगा, यहीं पर आपको याद करने वाला हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक को देख के अगर NaOH और CaO और हीटिंग दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए, तो हमें समझ जाना होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन करवाना होगा। और डीकार्बोक्सिलेशन करवाते समय ये वाला पार्ट को उड़ा देना है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट को उड़ा देना है, इस पार्ट को उड़ा देना है। तो केवल इसी पार्ट को आपको लिखना है। जैसे इसमें इस पार्ट को हमने उड़ा दिया था, तो पहले डायरेक्ट याद रखो, इस चीज को लिख देना कि इस पार्ट को उड़ा देना है। डायरेक्ट भी यही याद रखना, क्या करना है कि जब पहला पार्ट तो याद रखोगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब NaOH और CaO और हीटिंग दिखे, तब हमें दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक में यहां डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, पहला पॉइंट। तो ये समझ में आ गया कि डीकार्बोक्सिलेशन कब करवाना है। अब कैसे करवाना है, तो कैसे करवाना में ये पार्ट को उड़ा देना है हमेशा। तो ये पार्ट को उड़ाओगे तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में Na2CO3 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे एग्जांपल हमें दिया जाए कार्बोक्सिलिक का और हमें ये लिख के दिया जाता है, ये रिएजेंट तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये डीकार्बोक्सिलेशन, इसका फंक्शन जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन का है। अब यहां से इस पार्ट को उड़ा देना है आपको और ये बन जाएगा। तो डायरेक्ट पहले याद रखना कि डायरेक्ट क्या बनेगा, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है डायरेक्ट। अब कैसे पहचान में आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो इस तरह से एल्केन बन जा रहा है हमारा, ये एल्केन हमारा प्रिपरेशन हो जा रहा है। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ CO2, द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बाहर निकालना CO2 को, इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एल्केन फॉर्म्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन कंटेन 1 कार्बन एटम लेस देन ओरिजिनल एसिड। यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसमें 1 कार्बन की कमी हो गई है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर 1 कार्बन कम हो जाता है। जैसे मीथेन, इथेन प्रोपेनोइक एसिड है ये, तो यहां इथेन ही बनेगा, ये इथेन ही बना। यहां प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है ये, और हमें मिला क्या, इथेन। 1 कार्बन की कमी हो गई क्योंकि इसको हमने उड़ा दिया था, बरोबर है क्या। तो इस ओरिजिनल में 1 कार्बन की कमी हो जाती है, क्यों, जब बाद में आप
बोर्ड वगैरह क्वेश्चन सोल्व करोगे या ऐसा लगेगा कि इसमें प्रोडक्ट ये बनाना है तो क्या यूज करना है, तो डी कार्बोक्सिलेशन में याद आ जाता है कि ये कार्बन कम हो जाता है। वहीं पर आरएक्स में, ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, जैसे हमने लिया आरएक्स और यहां पर हमने क्या लिया था, आरएमजीएक्स लिया था ना, आरएमजीएक्स, ठीक है। और हालांकि यहां तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ एसिड बेस रिएक्शन है, बाद में हम ये चीज को बताएंगे कि ग्रिग्नार्ड में एक कार्बन बढ़ जाता है। यहां तो हालांकि एसिड बेस का रिएक्शन है तो नहीं बढ़ेगा, जो आर है वही बनेगा, लेकिन बाद में ये जैसे मेन प्रोडक्ट में यहाँ 2 कार्बन है तो जाके यहाँ 3 कार्बन हो जाता है ग्रिग्नार्ड में, तो ग्रिग्नार्ड में 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हो जाता है, जबकि डी कार्बोक्सिलेशन में 1 कार्बन का डिक्रीमेंट हो जाता है, 1 कार्बन और कम हो जाता है ओरिजिनल कार्बन में। यहाँ ओरिजिनल में 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 ही कार्बन दिखा दे रहा है। तो एक चीज ये हमें बाद में जब हम सीरीज में रिएक्शन करेंगे, 4-5 स्टेप में जब हम रिएक्शन करेंगे तो चीजें देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ कार्बन की कमी हुई है, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, कार्बन बढ़ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड इसमें यूज हो रहा होगा। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम 3 पॉइंट सीखे कि डी कार्बोक्सिलेशन किसको बोला जाता है और डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट कैसे पहचानेंगे। तो NaOH और CaO और हीटिंग करेंगे तो हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। इसको सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है। प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका है, इसको उड़ा देना आपको, अगर ये स्टेप में भी देगा तो इस पार्ट को आपको उड़ा देना है, डायरेक्ट RH लिखना है। ये दिया तो इस पार्ट को उड़ा देना है, डायरेक्ट ये लिखना है। ये दिया, इस पार्ट को उड़ा देना है, डायरेक्ट ये लिखना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखना आना चाहिए। अब 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखना एग्जांपल, ये है, अब इसमें कार्बन नहीं है, अभी तक यहाँ कार्बन था, आर था, अब आर के बदले हमने ये फॉर्मिक एसिड हमने ले लिया है। अब ये हमने उड़ाना है तो इसको हमने उड़ा दिया, तो ये उड़ाएंगे तो ये H2 मिल जाएगा हमें, हालांकि एल्केन नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ H2 मिल जाएगा, और इस पार्ट को हमने उड़ा दिया है। तो उड़ाने वाला पार्ट याद रखना है, और ये पार्ट आपको याद रखना है कि डी कार्बोक्सिलेशन कराना है, क्योंकि इस टॉपिक में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता कि इसका फंक्शन क्या है, लेकिन हम आगे चल के एल्कीन एल्कीन एल्काइन जब पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका NaOH और CaO और हीटिंग दिया जाए तो डी कार्बोक्सिलेशन का काम करता है, ये CO2 बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ से CO2 को बाहर निकाल देगा, ये Na2CO3 सॉल्ट बना देगा और ये बाहर निकाल देगा, और ये RH एक कार्बन की, हालांकि कार्बन नहीं है तो कार्बन यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग बनाना आसान हो जाता है। जैसे हम उर्ज में प्रॉब्लम हो रहा था 3 मेंबर रिंग बनाने में, 5 मेंबर रिंग बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, क्योंकि वहां पर RR बन रहा था, कपलिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर 3 मेंबर रिंग बनाना हो, 5 मेंबर रिंग बनाना हो तो आसान है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये 2 मिथाइल है, यहाँ से नंबरिंग कर दो, ये 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, हमने इसको डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया। तो ये पार्ट को उड़ा देना है, तो इसको उड़ा दो। तो ये पहले आप इसको याद रखना है कि इसको उड़ाना भी है, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए, यही आपका लर्निंग फेज हो जाता है। तो इसको उड़ा दो, आप उड़ाओगे तो क्या बचेगा, ये 3 मेंबर कार्बन बच जाएगा। हमारा ये प्रोपेन बन गया, ये हमारा प्रोपेन बन गया, बरोबर है क्या, ये हमारा मीथेन प्रोपेन बन गया। अब यहां देखो, ये हमने लिनियर में लिया है, ये क्या है, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। और ये ब्यूटेनोइक एसिड में अगर हमने यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन वाला रिएजेंट लिया है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि NaOH और CaO और हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन का काम करवाता है। याद हो गया, ये लाइम है CaO, इसीलिए इसको सोडा लाइम पड़ा हुआ नाम। तो इस पार्ट को उड़ा देना है, उड़ा दो, इसको उड़ा दिए तो कितने मेंबर कार्बन मिले, 3 मेंबर, 1 2 3, प्रोपेन यहाँ मिला, प्रोपेन यहाँ मिला, यानी इस प्रोडक्ट से भी प्रोपेन बनाया जा सकता है, इस प्रोडक्ट से भी प्रोपेन बनाया जा सकता है, यानी दोनों में प्रोडक्ट से मिला, यानी तरीका अलग अलग था। यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेनोइक था, यहाँ ब्यूटेनोइक था, तो ब्यूटेनोइक से भी प्रोपेन बनाया जा सकता है और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक से भी प्रोपेन बनाया जा सकता है। और यहाँ 3 मेंबर रिंग है तो 3 मेंबर 5 मेंबर भी रिंग बना सकते हैं। यहाँ अगर 6 यहाँ और लगा दे, कितना 1 2 3 4 5, एक और लगा दे 6, तो ये उड़ जाएगा, तो 5 मेंबर रिंग आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ऑड नंबर वाला एल्केन बनाया जा सकता है आसानी से। तो डीकार्बोक्सिलेशन इसी को बोला जाता है। तो इसको आप पहले लिख लो, इसके बाद मैं इसके बारे में बात करता हूं, और 2-4 पॉइंट है इसका, फिर मैकेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी राइट डाउन, इसको सारे पॉइंट्स को लिखो, और
अलग से नोट्स बना के लिखो कि हमें कैसे पहचान में आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो जैसे ही आपको NaOH और COA और हीटिंग मिले तो याद रखना दिस इज ए फंक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये CO2 को उड़ाता है, इस पार्ट को उड़ा देगा। तो इसको भी शॉर्टकट में लिखना है कि इसको उड़ा देना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद रखना है, आपको उड़ा देना है। तो इस पार्ट को उड़ा के ये लिखना है, इसमें ये उड़ा देना है, इसको लिखना है, ठीक है। इस पार्ट में इसको उड़ा दो और H2 लिखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मिक एसिड में ये बनेगा। इस पार्ट को उड़ा दो ये बनेगा, इस पार्ट में इस पार्ट को उड़ा दो ये बनेगा। तो ये हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखना है। मैकेनिज्म के पीछे तो तब भागना है जब ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि मैकेनिज्म डायरेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं लिखने आता है, मैकेनिज्म भी नहीं आता है, तो दोनों काम करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अच्छे से एक चीज सीखो पहले कि हम कैसे क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे पॉइंट पे बात करते हैं, मैकेनिज्म वगैरह पे बात करते हैं। कैल्शियम बाई प्रोडक्ट बनाएगा, कैल्शियम का कुछ नहीं। राइट डाउन, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड आर decarboxylated, decarboxylated simply on heating, ठीक है। सोडा लाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, सोडा लाइम के इसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ता, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये डायरेक्ट उसको करता है। अब बात रहा बीटा कीटो एसिड किसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और CH2C, ये ठीक है। तो यहां पर है बीटा कीटो एसिड, तो ये जो है आपका इससे लगा हुआ अल्फा और ये हो गया बीटा, ये इसको बोला जाता है बीटा। एक कीटो है, कीटोन है, इसको बोला जाता है, ये कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, इसको बीटा कीटो एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर इस फॉर्म में हो तो इतना ज्यादा ये रिएक्टिव होता है कि इसमें हमें सोडा लाइम की जरूरत ही नहीं पड़ता है कि NaOH ले और CaO ले। सिंपल अगर हम हीटिंग कर देते हैं तो यहां पर जो हम हीटिंग करेंगे तो यहां से ये वाला पार्ट उड़ जाएगा। तो यहां पर हमें NaOH लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट को उड़ा देंगे और हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2। हालांकि ये एल्केन नहीं बना, लेकिन दिस वन इज ए टाइप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन ही है जहां पर CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ CO2 को यहाँ से हीटिंग करके बाहर निकाला जा रहा है। तो आप इसको याद रखोगे, हालांकि एल्केन नहीं बना फिर भी आप इसको याद करके रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लेना, इफ एन कंपाउंड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लिखते चलना, मैं केवल रिएक्शन लिख रहा हूं। इफ एन कंपाउंड टू कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रेजेंट, टू कार्बोक्सिलिक acid are present and they are attached to same carbon atom, if an element contain two carboxylic group are present, लिखते चलना, and they are attached to same carbon atom, then decarboxylation of one of the carboxylic take place simply heating. Then decarboxylation of one of the carboxylic will occur, या
टेक प्लेस सिंपली हीटिंग, और ये बन जाता है CH3COOH और यहाँ हो जाता है CO2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कहीं हुआ, हालांकि एल्केन नहीं बना लेकिन ये डीकार्बोक्सिलेशन में ही आता है, यहाँ CO2 बाहर निकलता है। तो दो हमने जो बताया एक्स्ट्रा बताया, हालांकि एल्केन नहीं बना है। तो यहाँ बीटा कीटो में अगर हम सिंपली हीटिंग करते हैं तो यहाँ CO2 बाहर निकल जाता है, ये पार्ट को उड़ा देना है। अब यहाँ पर इस पार्ट को उड़ा देना है। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आर अटैच्ड विथ सेम कार्बन एटम, देन आफ्टर हीटिंग, सिंपली हीटिंग, नॉट NaOH और CaO, then decarboxylation of one carboxylic acid will possible। यानी एक ही का होता है, दूसरे का नहीं होता है, ठीक है, ये दूसरे का नहीं होगा और एक CO2 बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा यहाँ पे। तो ये इसका आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है। अब इस केस में बात उठता है कि क्या हम CH3 C डबल बॉन्ड O OH है और यहां दिया हुआ है NaOH और यहां लिखा हुआ है CaO और हीटिंग, तो हम अगर बात करें क्या इस प्रोसेस में मीथेन बनाया जा सकता है, तो हाँ मीथेन बनाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस में मीथेन का फॉर्मेशन होता है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन में मीथेन विल फॉर्म। तो एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बताओ कि किस किस प्रोसेस में मीथेन बना है। जैसे मैं आप पूछ दूं कि क्या उज रिएक्शन में मीथेन बनता है, तो नहीं, हमारा आंसर होगा मीथेन नहीं बनता है, ठीक है, उज रिएक्शन में मीथेन नहीं बनता है। क्या कोरे हाउस सिंथेसिस में मीथेन बनता है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, कोरे हाउस सिंथेसिस में मीथेन नहीं बनता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन होगा कि अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो रिडक्शन में किस प्रोसेस में, या एल्कीन से क्या मीथेन बनाया जा सकता है, नहीं, एल्कीन से कहीं मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। एल्काइन से क्या मीथेन बनाया जा सकता है, नहीं, एल्काइन से मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। यानी आप जब कैटलिस्ट निकेल प्लेटिनम से करवा रहे होते हैं तो उस समय मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बात रहा LiLAlH4 का, यानी RX से, क्या RX से बनाया जा सकता है, तो वहां से किसी किसी प्रोसेस में बनाया जाता है। तो आपको एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इन किस प्रोसेस में मीथेन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, और वहां ऑप्शन में होगा उज रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, या रिडक्शन बाय निकेल प्लेटिनम PT, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको हर जगह ये बात को मालूम करना पड़ेगा कि मीथेन किस में बनाया जा सकता है। तो ये एक डीकार्बोक्सिलेशन में मीथेन का फॉर्मेशन हो सकता है। ऑड नंबर कार्बन में किसका फॉर्मेशन, तो कोरे हाउस में ऑड नंबर हो सकता है और इसमें बहुत अच्छे से ऑड नंबर में हो जाता है, ठीक है। उज में ऑड नंबर नहीं होता, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना। अब बात रहा इसका मैकेनिज्म का कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो पहले तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन करवाने आना चाहिए, ठीक है, कि डीकार्बोक्सिलेशन हमें करवा लूं मैं। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन का, हालांकि एल्केन नहीं बना, फिर भी मैंने डीकार्बोक्सिलेशन का दो अलग से एग्जांपल दिया, बीटा कीटो का, और एक ही कार्बन पे अगर दो कार्बोक्सिलिक लगा होगा तो एक कार्बोक्सिलिक CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा नहीं कन्वर्ट होगा, वो रेजोनेंस होने की वजह से होता है। वो आगे हम बात करेंगे, हालांकि वो टॉपिक में आगे आएगा, ठीक है, क्यों अगर पूछोगे तो उसका आंसर आगे हम बताते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि CaO क्यों यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया जाता है। तो लिख लो CaO इन सोडा लाइम, राइट डाउन करना, CaO इन सोडा लाइम, ये लाइम है, CaO इन सोडा लाइम इज यूज्ड, CaO सीरियस वाले वांट टू रिमूव बोथ कार्बोक्सिलिक, नहीं, दोनों कार्बोक्सिलिक नहीं होगा, इसलिए कि उसमें रेजोनेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। थोड़ा उसमें हम मैकेनिज्म में जाएंगे तब समझ में आता है कि हाँ एक ही रिमूव होता है, दूसरा नहीं रिमूव होता है। तो हम आगे जब मैकेनिज्म में आएगा कार्बोक्सिलिक में तो हम वहां बताएंगे कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम एज ए बाई प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो आगे लिखना CaO इन सोडा लाइम इज यूज्ड
इज यूज्ड टू कीप NaOH ड्राई, टू कीप NaOH ड्राई, उसको ड्राई बनाने के लिए यूज करा, NaOH ड्राई एज CaO is हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। यानी CaO यहां जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है इन नेचर। यानी CaO इज यूज्ड एज ए हाइग्रोस्कोपिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्कोपिक? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। आप सुनोगे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग वाटर को एब्जॉर्ब करता है ये सब। CaO लाइमस्टोन वगैरह में, सॉरी लाइमस्टोन, ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हेबर प्रोसेस, CaO वगैरह यूज किया जाता है। तो CaO जो होता है वो वहां पर क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वहां ड्राई बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमने डिकार्बोक्सिलेशन में कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है हमने देख लिया। डिकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट का नाम याद रखोगे कि रिएजेंट क्या होता है। तो डिकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट क्या यूज होता है, CaO और NaOH और हीटिंग। इन फ्यूचर में कभी भी ये रिएजेंट देखोगे तो उसमें से CO2 बाहर निकाल देना, यानी एक कार्बन को वहां से उड़ा देना है, यानी COOH का एक पार्ट को उड़ा देना है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैकेनिज्म नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, हालांकि GOC2 में हम पढ़ाएंगे मैकेनिज्म। तो चलो यहाँ पर हमने लिया है C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH ले लिया हमने। ठीक है, पहले हमने कार्बोक्सिलिक ले लिया, अब इसके ऊपर हम NaOH, ये NaOH। अब ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये क्या है, ये तो बेस है, तो यहाँ एक एसिड बेस रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, यहाँ एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो ये Na+ है और ये माइनस है, ये अब इस पे अटैक कर लेगा, ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा रिएक्शन करते ही बॉन्ड टूट जाएगा, और ये R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Na+ हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, Na+ हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बरोबर है ना? चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा इसमें, अब यहां पर अब ध्यान देना, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इधर से खींचेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है, पोलर के जैसा पार्शियल नेगेटिव होता है। अब ये तो उसी कंटेनर के अंदर है जिस कंटेनर में ये OH है। अब OH इसको परेशान करेगा। अब OH जो है, यहां वाला OH, जो यहां वाला OH था एक, और यहाँ H, ये मिलके H2O बन गया है। लेकिन OH तो अभी कंटेनर में और है ना, तो ये OH अब यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा वहां पे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, तो वहां पर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे अटैक करने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। बरोबर है, ये बॉन्ड हो जाएगा आपका ब्रेक, और ये ब्रेक होगा तो O- और यहां से ये OH जुड़ जाता है और यहाँ ONA हो जाता है। तो ये OH एज ए, यहां एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और ये क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन्स खींचा जा रहा है, तो ये एज ए ट्रेड कैसे हो जाएगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर जो अटैकिंग हुआ है वो एसिड बेस का रिएक्शन हुआ है, लेकिन यहां पर रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का हुआ है। दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल और दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिख रही है। तो जब ये अटैक करेगा तो उसी समय ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा,
अब टूटेगा उसी समय तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। अब OH आके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस के साथ जुड़ जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। हालांकि इस मैकेनिज्म को हम बाद में नाम भी देंगे, ये SN2H के जैसा हो गया है, इसको हम SN2H टेट्राहाइड्रल बोलते हैं यहाँ पे। हम बाद में नाम देंगे जब हम पढ़ लेंगे तब, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये फिर से कंटेनर में सोडियम फिर से, और ये O माइनस है, तो सोडियम प्लस इसके ऊपर अटैक मार देगा, ये RC और O माइनस और यहाँ से OH और यहाँ ONA, सोडियम अटैक मारेगा तो ये Na प्लस ये भी बन जाएगा। R ये R हो गया और ये CONA और ये OH हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर ध्यान देना, ये यहां से टूटता है, ये यहां से टूटता है, और ये जो यहां से टूटता है वो यहां से R माइनस लेके हटता है, तो यहां से R माइनस लेके निकलेगा, तो यहां पे प्लस क्रिएट हो जाएगा, CONA और OH और ONA, और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस। यहां पर ऐसा पहला बार यहां पर ऐसा होता है कि यहां से, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पर ये R माइनस क्रिएट होकर निकलता है, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। क्यों R माइनस से निकलेगा, आगे बता रहा हूं। तो यहां से बॉन्ड टूटता ही R माइनस चला जाता है, और ये उसी समय ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, उसी समय ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो ये CONA जब ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन टूट के बाहर निकल गया। अब ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लेते हैं, तो जरा बताओ इसमें क्या आया, Na2 आया, Na2, और क्या आया, CO3 आया कि नहीं आया, Na2, और ये बॉन्ड बन गया, बना कि नहीं बना, तो CO3 आया कि नहीं आया। अब ये R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको मैं बताया हूं कि R माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि ये बहुत परेशान रहता है, नेगेटिव है, तो जो यहां से H प्लस निकला होगा ये तुरंत अटैच कर लेगा इसके साथ, और अटैच करके RH बन जाता है। क्या बन जाता है, RH। तो ये यहाँ पर RH का फॉर्मेशन होगा। देखो कहां से कहां हमने लाया, यानी अगर हमें डायरेक्ट लिखना था तो डायरेक्ट में क्या बोला था, इस R को पकड़ो और H को पकड़ो, लास्ट में ही बना ना, यही दोनों मिल गया, हमारा मेन प्रोडक्ट यही था ना RH। तो इसीलिए मैं इस पार्ट को क्या कर रहा था, उड़ा दे रहा था, इस पार्ट को उड़ा दे रहा था मैं, और इसको RH लिख रहा था। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में, एक बार फिर से मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये आपका RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक है, तो ये तो एसिड होगा ही होगा, एसिड होगा ही होगा। हमसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि सर ये बताओ कि यहाँ पर CaO का यूज किस लिए आपने किया, और दूसरा पार्ट है कि आपने NaOH का यूज क्यों किया, तो पूरे रिएक्शन में कहीं CaO नहीं दिख रहा है, तो CaO का रोल क्या होगा, CaO जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है, यानी उसको ड्राई बना के रखता है, ये ड्राई बना के रखता है इसको। तो CaO यूज्ड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर या फ्रॉम टू मेक ड्राई NaOH। अब दूसरा बात ये रहा कि NaOH का रोल क्या है, क्योंकि इसका रोल तो हमें समझ में आ गया, ये रिएक्शन में कहीं दिखेगा नहीं, CO दिखेगा NaOH। अब यहां हमने कार्बोक्सिलिक लिया था और यहां हमने बेस लिया था, तो ये कार्बोक्सिलिक और ये बेस कैसा रिएक्शन देगा, एसिड और बेस का रिएक्शन देगा। जरा देखते हैं कि एसिड बेस का रिएक्शन कैसे देता है। यहां से बॉन्ड टूटता है, H प्लस निकल जाता है, यहां से ये बेस है तो ये आके इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस बन के वाटर बन जाएगा, और ये यहाँ CONA अटैच हो जाएगा। तो कभी कभी रिएक्शन में ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है कि RC डबल बॉन्ड O और ONA, और यहां लिख दिया जाता है क्या, NaOH और CaO और हीटिंग, और तब आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O और OH। अगर मैं ऊपर वाला रिएजेंट लिख दूं तो इसका भी प्रोडक्ट इसको उड़ाना है और इसको भी उड़ाना है, तो यहां भी RH ही बनेगा और यहां भी RH बनेगा। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों है,
नहीं लग रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन करने के पहले लिखा हुआ था और ये एक स्टेप बाद लिखा गया है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट एक स्टेप बाद लिखा गया, तो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है ना। तो कभी भी अगर आपको ऐसे लिख के दिया जाए या ऐसे लिख के दिया जाए, प्रोडक्ट आपको RH ही बनाना है। तो यहां पर हमने क्या देखा, एक एसिड और बेस का हमने एक रिएक्शन देखा। ये एसिडिक H हाइड्रोजन है और ये बेस है, तो यहां आके ये OH, ठीक है, सोडियम एसीटेट वगैरह यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अब ये बन गया। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन यहीं पर रुक नहीं जाएगा। अब कंटेनर में OH एक नहीं है कि एक बार अटैक किया, अब कंटेनर में जो दूसरा OH है वो इसके ऊपर अप्रोच करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है। अब यहीं पर तुम्हें जीरो से एंट्री मारेगा। कैसे जीरो से एंट्री मारेगा तो मैं बता रहा हूं, फिर से दोबारा इस पॉइंट पे आऊंगा, पहले एक बार रिएक्शन का मैकेनिज्म बता लो। अब ये यहाँ पर इसको पार्शियल पॉजिटिव देख रहा है और ये क्या है, निगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिख रही है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ये। और जैसे ही अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। यानी पहले ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ माइनस होगा, और सॉरी प्लस होगा, ये प्लस और ये माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बन जाएगा और ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बन गया। यानी यहाँ बॉन्ड का टूटना, डबल बॉन्ड टूट गया, डबल। अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म का हम नाम देते हैं, लेकिन यहाँ नाम नहीं देंगे क्योंकि आपको एडिशन, रिएक्शन, एलिमिनेशन ये सब पढ़ाया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम नाम नहीं देंगे। अब ये टेट्राहाइड्रल हो गया, एक सब्स्टिट्यूट भी हो गया और टेट्रा, इसको SNTH बोलते हैं। हम बाद में इसका नाम दे देंगे, ठीक है, इसका हम नाम बाद में देंगे। अब ये अटैच हो गया है और ये माइनस हो गया है और ये ऐसा बना है। अब सोडियम फिर इस रिएक्शन में बैठेगा नहीं, जैसे ही माइनस को देखेगा सोडियम अटैक मार देगा यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम अटैक हो गया है। ये अब फाइनल हमारा प्रोडक्ट। अब यहां से एक चीज समझना है, और ये स्टेप होता है स्लो स्लो, क्योंकि इसका टूटना बहुत आसान नहीं बात है। ये R का टूटना बहुत मुश्किल है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये स्लो स्टेप हो जाता है। यही इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS, जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था। ये क्योंकि स्लो स्लो होगा, जल्दी ये टूटता ही नहीं है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को। अब ये जब टूटेगा तो ये R- बनेगा, और ये चीज लेकिन जान के रखना पड़ेगा, और यहाँ प्लस आएगा। सर क्यों आएगा तो बाद में हम समझेंगे। अब ये स्टेबलाइज हो जाएगा ना, उसका रीजन ये है, उसका रीजन यहां समझ में आएगा। हर चीज का लॉजिक है इसमें। अब ये टूटेगा तो R- बनेगा और ये R+। सर हम R+ नहीं बना के निकाल सकते क्या? बना के निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर क्या निकालना पड़ेगा वो ध्यान देना है। अब यहां पर ये टूटा, अब उसी समय क्या होगा, ये अपना H+ लूज कर देगा, लूज करेगा ये अपना H+, तो यहां पर ये माइनस तैयार कर लेगा, और इस प्लस और इस माइनस में क्या हो जाएगा, सोचो कि इस प्लस माइनस में एक रेजोनेंस हो गया, एक बॉन्ड बन गया। सोच लो कि बैक बॉन्डिंग बन गया यहाँ पे, इसीलिए R- बन के निकलता है, यानी कार्बोनाइन बन के निकलता है, कार्बोकेटाइन बन के नहीं निकलता है, यहाँ से कार्बोनाइन बन के निकलता है। और यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये निकालना आसान बात नहीं, इसलिए धीरे धीरे निकलता है, स्लो स्लो निकलता है, इसलिए स्लो स्टेप बोलते हैं। स्लो स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसका, इस रिएक्शन का। तो ये धीरे धीरे जैसे निकला, R- बना और ये प्लस, उसी समय ये निकल के चला गया H+, और इस प्लस और इस माइनस में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड बनते ही हमारा क्या तैयार हो गया, Na2CO3, ये बन गया। अब ये और ये दोनों मिलकर रिएक्शन दे देंगे, लेकिन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये एसिड बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये अटैच हुआ है। तो हाइड्रोजन को अटैक, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाते समय बेसिसिटी भी पढ़ाया था। जब ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जब H+ को अट्रैक्ट करेगा तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, एसिड बेस। ये बेस की तरह काम करने लगेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि परेशान होता है ये। तो ये परेशान होने की वजह से जल्दी से अटैक मारता है, छोड़ता नहीं है, इसमें टाइम नहीं लगेगा इसको खींचने में। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, यानी ये और ये आके अटैच हो जाता है। अगर रिएक्शन में मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि रिएक्शन में R, C, डबल बॉन्ड O और OD है, OH हटा दिए तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आप बोलोगे RD बनेगा।
अब क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि ये और ये जुड़ रहा है लास्ट में, तो यही हमारा लास्ट में आईडी बन जाएगा। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म भी जानना जरूरी है अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। अब आते हैं एक पॉइंट पे, यहाँ पे जो कि यहाँ जीरो से एंट्री मारेगा। अब आपको यहाँ आर को चेंज करेगा बार बार। अब आर को एच लगा देगा। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, यहीं पर मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन। अब यहां पर आर के बदले मैं एच ले लू और सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ले लू और यहां CH3 ले लू और यहां आर के बदले ओ एन ए ले लू और यहां पर CH3 CH2 और सी डबल बॉन्ड ओ एन ए ले लू और मैं बोलूं कि इन तीनों में से रिएक्शन कौन फास्ट करेगा इसमें, या यहां से मैं लिख दूं इस चीज को, हमारा आंसर होगा ये। क्यों? अब उसका आंसर रखिए और हर बार यही याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, ये जब इसके ऊपर अटैक मार रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वहां अटैक मारेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी ये गरीबी इसको बोलते हैं, मतलब हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं गरीबी है ये। तो एक रिच पर्सन गरीब के ऊपर अटैक मारेगा, जितना गरीबी ज्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब देखो यहां पर ये तो देने वाला है, ये तो देने वाला है, ये तो देता नहीं है, तो यहां पर गरीबी ज्यादा है। गरीबी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैकेनिज्म फिर से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये पूरा तो हौच पौच हो गया इसी में, तो फिर से एक बार क्लियर मैकेनिज्म मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म, अब इसमें हम मैकेनिज्म के बीच बीच में जो बॉन्ड बना उसका हम नाम भी देते हैं, हालांकि हम नाम अभी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हम बाद में इसका नाम भी देंगे जब हम रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा लेंगे तब। तो इसमें आपको मैकेनिज्म में जब और डेप्थ में जाना है तो मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमें चीजें और डेप्थ में सीख लेते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बनाना है। प्रोडक्ट भी बनाना हमें जानना जरूरी है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं। ये नहीं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने ही नहीं आ रहा है, तो मैं ले रहा हूं, अब यहां मैं ले लूं, चलो अब मैं आर नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और OH ले रहा हूं, एक तो कार्बोक्सिलिक होगा ही होगा। अब ये आर के बदले कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ रिएक्शन कौन सा फास्ट होगा, NaOH CaO और हीटिंग, कौन सा फास्ट होगा? NaOH। तो ये अब कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा ये डिपेंड करेगा आपका मैकेनिज्म जानते हो कि नहीं, और रिएक्शन ये फास्ट होगा। और कोई उसके पूछेगा कि आंसर क्या है, तो वही वाला आंसर, गरीबी यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो देने वाला है तो इसको गरीबी दूर कर रहा है, दूर नहीं खींचने वाला होना चाहिए। अगर यहाँ Cl लगा हो, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मान लो -I लगा हो, तो ये और पर गरीबी बढ़ेगा जिसमें रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगा। ये सब चीजें हालांकि मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ। तो हमने ये रिएक्शन लिया, अब रिएक्शन में क्या होगा, CaO NaOH और हीटिंग है। इसका रोल समझ में आ गया। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ एज ए क्या यूज होगा, एज ए बेस, यहाँ एज ए बेस यूज हुआ। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिड और बेस में रिएक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया ना, सोडियम एसीटेट बन गया। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन क्या बन गया, ये H+ और ये OH- H2O बन गया। अब यहाँ ये चुपचाप बैठेगा नहीं NOH, क्योंकि इसमें तो CO का यही रोल है कि केवल इसको ड्राई बनाता है। अब ये NOH बैठेगा नहीं, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो इस यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक मारेगा और यहाँ एसिड और बेस रिएक्शन होगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारेगा, तो अटैक मारेगा जब, तो पहले बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा तो O- और ये ONA, अब ये OH यहाँ से अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच होगा बॉन्ड, ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर Na+ अटैक मारेगा इसके ऊपर, और जाके ये, क्योंकि ये Na+ क्या है, यहाँ पर ये प्लस और माइनस अटैक हो जाएगा, CH3C, और ये ONA हो जाएगा, और ये ONA हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा एट ए टाइम। अब यहाँ पर बहुत धीरे धीरे काम होता है, ये बॉन्ड टूटता है और क्या बन जाता है, CH3-, और ये हो जाता है CONA और ONA, और यहाँ हो जाता है OH, और यहाँ चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। अब प्लस आता है जब, तो यहाँ क्या होगा,
तो यहाँ पर एट ए टाइम ये वाला अब बॉन्ड, क्योंकि ये अच्छा खासा गुड बेस है, बहुत ही अच्छा बेस है, तो इसके हाइड्रोजन को तोड़ के ले लेगा ये। तो हाइड्रोजन को जब तोड़ के लेगा तो ये बन जाएगा C+ONa, और यहाँ बन जाएगा ONa, और ये O है और ये माइनस हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन को खींच के CH3 माइनस और ये H प्लस क्या बन जाएगा CH4 यानी RH, वही RH बन गया। तो मैं बोला था इसको उड़ा दो, तो यही वाला उड़ाने के लिए मैं बात कर रहा था बार बार कि डायरेक्ट इसको यही लिखो, तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट मिल गया। और ये प्लस माइनस मिल के क्या बन जाएंगे, यहाँ से बन जाएगा Na2CO3, हमारा ये बाई प्रोडक्ट बन गया, हमारा मेन प्रोडक्ट ये बन गया। तो इसीलिए मैं बोला था इसको उड़ा दो। तो अब मैकेनिज्म में जो यहाँ लगा होगा वही इसके साथ चिपकेगा, ठीक है। यहाँ पर गरीबी लिख लेना, गरीबी जितना ज्यादा होगा, गरीबी जितना ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देने वाला नहीं, यहाँ ग्रुप कौन सा लगना चाहिए, -I वाला। जितना खींचने वाला होगा उतना ही गरीबी ज्यादा होगा, उतना ही अटैक फास्ट होगा। अटैक फास्ट होने का मतलब रिएक्शन फास्ट होगा। समझ में आया क्या ये मैकेनिज्म, ये इसका रोल है। सोहम RC का बॉन्ड क्यों टूटेगा, समझ में आया क्यों टूटेगा, क्योंकि टूटेगा तो ये क्या होगा, ये बेस बनेगा और यहाँ प्लस आएगा तो उसी समय बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड, अब ये बेस, तो ये एसिड वाला है ना, ये पार्ट टूटेगा तो ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन के स्टेबलाइज कंपाउंड बन जाएगा। इसीलिए R- टूटता है, कहीं R+ बनता है, तो इंटरमीडिएट में ये बना, कहीं इंटरमीडिएट में R+ बनता है, कहीं इंटरमीडिएट में R- बनता है, वो तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये R- क्यों टूटा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ नहीं टूटता तो यहाँ प्लस, और यहाँ से ये बेस की तरह अटैक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये इसको खींचना है, तो यहाँ माइनस आ गया, और माइनस और प्लस में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, इसीलिए R- निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ इंटरमीडिएट में ये टूट के निकलता है, यहाँ कार्बोनाइन बनता है इंटरमीडिएट में। तो इस पॉइंट को भी लिख लेना कि हियर कार्बोनाइन विल फॉर्म। तो यहां पर एक जगह यहाँ रिएक्शन फास्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहां देखेंगे हम, समझ में आ गया ये रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये रिएक्शन कैसा हुआ, एसिड बेस। ये रिएक्शन कैसा हुआ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ये क्यों अटैक हुआ, इसलिए अटैक हुआ। ये यहां से टूट के क्यों निकला, क्योंकि यहां से स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और यहां से हाइड्रोजन इसको दिख रहा है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब ये R- बन के निकलेगा तभी तो H+ को खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए R- बन के निकलता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहता है। तो यहाँ रिएक्शन कौन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। हियर एसिड बेस रिएक्शन विल अकर, हियर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन विल अकर, हियर एसिड बेस रिएक्शन विल अकर। और यहाँ कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस है, ये मालूम है ना, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। तो ये एक जगह इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हुआ, और यहाँ पर ये स्टेप बहुत स्लो होगा। क्यों, क्योंकि R- टूटना बहुत जल्दी नहीं टूटता है वो। तो यहाँ इंटरमीडिएट में क्या बना, R-, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ, यही इंटरमीडिएट में बीच में बार बार बनता है। तो ये वाला पार्ट तोड़ के ये वाला पार्ट जोड़ देना है, समझ में आ गया। तो ये है रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट। इसीलिए हम बार बार क्या बोल रहे थे, जब आप लिखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ C, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाना है, इनको और इनको जोड़ देना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाना है, इनको और इनको क्या करना है, जोड़ देना है, बरोबर है। तो अगर मैं लिखूं C डबल बॉन्ड OH, अब क्या करना है, इनको और इनको जोड़ना, ये नहीं, इसीलिए कार्बन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं निकलता है ना, ये वाला पार्ट जो है वो नहीं निकलता है, बराबर है क्या, इसीलिए कार्बन की कमी हो जाती है। ये पार्ट और ये पार्ट जुड़ जाते, इसलिए मैं बोला था इसको बार बार उड़ा दो। तो यहाँ पर C 3 ही बना, एक कार्बन की कमी हो गई। C अगर ये रहा C डबल बॉन्ड OH, तो इस कार्बन को उड़ा देना हमें, तो ये और ये जुड़ जाएगा, तो C और ये C बन जाएगा। अगर मैं ये लिया तो ये C डबल बॉन्ड OH, तो इसको ये वाला हमारे लिए और ये वाला पार्ट मिला देना है,
तो बीच वाला उड़ा देना है, तो ये हमारा बन गया ये। तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखना है, याद आना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं लिखने आ रहा है। तो दिस वन इज ए पार्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गया? अच्छा ये मेरे को बताओ, तुम बोल रहे हो डी कार्बोक्सिलेशन, कहीं इसमें कहीं CO2 निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है, फिर भी तुम बोल रहे हो डी कार्बोक्सिलेशन, ऐसा क्यों? कहीं CO2 तुम्हें निकलते नजर आया क्या? फिर डी कार्बोक्सिलेशन तुम क्यों बोल दिए इसको? कोई बताओ मेरे को, डी कार्बोक्सिलेशन तुम क्यों बोल दिए इसको? कहीं CO2 हमें निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। Na2CO3 अगर मैं उसको हीट कर दूं, हालांकि Na2CO3 कार्बोनेट स्टेबल होता है, तो आपको 11th में मैं पढ़ाया था आयनिक बॉन्डिंग में कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर दूं, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को हीट करूं तो जल्दी तो ब्रेक नहीं होता है, थर्मल स्टेबल होता है। तो ये समझ में आ गया? तो जो कार्बोनेट है, क्योंकि CO2 क्या है, CO2 क्या है, एसिड है, और यहां पर सोडियम जो था, सोडियम उसमें बेस भी था, ये बेस है ना, तो क्या एक एसिड और बेस के रिएक्शन में CO2 दिखेगा क्या? ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, Na2CO3। ये क्या है, सॉल्ट है, इसीलिए कहीं CO2 नजर नहीं आता है। समझे क्या? CO2 इसीलिए नजर नहीं आता है क्योंकि ये दोनों एसिड और बेस मिलके क्या बन गए, सॉल्ट बन गए। तो नाम तो है डिकार्बोक्सिलेशन, कहीं नजर नहीं आता है क्योंकि एसिड बेस उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि CO2 एसिडिक नेचर का होता है और उसमें कंटेनर में क्या है, बेस है। एक एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देते हैं Na2CO3। ठीक, अब मेरे को बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फाइनल प्रोडक्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा, तो देखो अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में चले गए, इसका पेरेंट्स क्या है NaOH और ये क्या है H2CO3, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो न्यूट्रल बनेगा। तो मैकेनिज्म समझ में आ गया? चलो डिकार्बोक्सिलेशन हम देखते हैं, हो गया हमारा। तो मैंने डायरेक्ट भी सिखा दिया और आपको ऐसे भी सिखा दिया, बरोबर है? चलो एक और रह गया आपका कोल्बे वाला, तो कोल्बे वाला कल पढ़ा दूंगा, कल मैं फिजिकल वाला समाप्त करूंगा आपको। ओके, टाइम हो गया है, तो कोल्बे वाला कल पढ़ाऊंगा, कल फिजिकल भी समाप्त कर दूंगा आपको। ओके, थैंक्स टू ऑल।